गुड आफ्टरनून, माय नेम इज सुष्मिता कुमारी एंड जुडिशियल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 10 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। कल सेक्शन 63 तक कंप्लीट कर लिए थे और सेक्शन 63 के पीछे 2-3 सेक्शन रह गया था, उसको ऊपर ऊपर से आपको बता देते हैं क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा तो है नहीं। कौन सा सेक्शन है? इस चैप्टर का पार्ट 3 है, इसमें 3 सेक्शन 51, 52 एंड 53। इसमें 3 सेक्शन है जिसमें फर्स्ट सेक्शन क्या बात कर रहा है। सेक्शन 51 जो है वो बोलता है फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। सेक्शन 51 फैक्ट जुडिशियली, अगर कोई फैक्ट है जिसका नोटिस किया गया है उसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है, तो इसको एक लाइन में यहाँ पे समझाया हुआ है। वैसे फैक्ट जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है या फिर उसको लेकर जो जुडिशियरी है हमारे, वो कुछ नोटिस दे दिए हैं या फिर कोई जजमेंट आ गया है उस पर, कोई ऑर्डर आ गया है उस पर, तो वो सब जो है वो सबको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 51 से 53 तक हमारे ये बात करता है। 51 में और 52 में आपको एक लिस्ट दिया हुआ है, उस लिस्ट को आपको सिर्फ पढ़ना होगा। क्या कहता है 52? तो इसमें क्या है ना, इसमें एक लंबा सा लिस्ट दिया हुआ है, इसको आप खुद से पढ़ो, इस लिस्ट को आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन फैक्ट्स एडमिटेड अब मान लो फैक्ट है, जो फैक्ट को एडमिट कर लेता है तो उसको क्या है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मान लो ये जो डिस्प्यूट चल रहा हो और एक किसी फैक्ट को एडमिट करता है, तो ये जो एडमिट किया है, अब कोर्ट को ये फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सेक्शन 53 और 52 का जो लिस्ट दिया है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ना समझ में आए फिर नीचे कमेंट कर देना। कल कहाँ तक हो गया था हमारा? कल 63 तक हो गया था, आज सेक्शन 64 करना है। सेक्शन 64 हमारा क्या कहता है? सेक्शन 64 है
जनरल रूल्स है तो जनरल रूल्स को लिख लो, उसके बाद इसको आगे समझते हैं। सेक्शन 64 का जनरल रूल। साथ साथ लिखते जाना। सेकेंडरी एविडेंस कैन बी unless notice is given to adverse party. क्या कहता है? No secondary evidence can be produced unless a notice is given to adverse party. इसमें ये कह रहा है ना कि अगर यहाँ अगर कोई एविडेंस दे रहे हैं किसी चीज को प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते हैं। अगर आप सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, जो एक नोटिस देना होगा, को एक नोटिस देना होगा, उसके बाद दे सकते हैं। और इसमें है कि इसमें सिर्फ हम प्राइमरी एविडेंस दे सकते हैं, इसमें सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते हैं। ये हो गया। फिर इसका एक एक्सेप्शन भी है, ये भी इसमें नोटिस किसको देंगे, गिवन टू एडवर्स पार्टी। जो एडवर्स पार्टी है उसको एक नोटिस देंगे। ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड इसका देखो। सेकंड जो है एक्सेप्शन। सेकंड हमारा एक्सेप्शन। कोर्ट में भी नेबल evidence कहता है कि अगर कोर्ट चाहे, यहाँ पे कोई रीजनेबल सर्कमस्टांसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है, कोर्ट में। जब प्रिजम्पशन पढ़ रहे थे तो मे का मतलब समझे थे, तो यहाँ पे मे है, तो यहाँ पे कोर्ट एविडेंस अलाउड भी कर सकती है या विदाउट नोटिस, मतलब बिना नोटिस का जो इसको सेकेंडरी एविडेंस मिला उसको अलाउड भी कर सकती है, या फिर उसके लिए नोटिस का भी कह सकती है। तो ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। कोर्ट चाहे तो अलाउड कर सकती है, और अगर कोर्ट चाहे तो वो अलाउड नहीं कर सकती है। दो चार पॉइंट और है इसका।
अब कोर्ट नोटिस के लिए कब नहीं बोले, एडवर्स पार्टी को जो नोटिस मिलना चाहिए वो विदाउट नोटिस कब मतलब उस चीज को एक्सेप्ट करेगी। तो देख, विदाउट नोटिस कब एक्सेप्ट करेगी, सबसे पहले when document itself a notice, मतलब मान लो कोई डॉक्यूमेंट दिया गया हो जो अपने आप में ही एक नोटिस की तरह हो। एंड सेकेंड पॉइंट, एडवर्स पार्टी known that he will required to produce it. Third point, adverse party has obtained possession तीसरा, या तो जो एडवर्स पार्टी है वो इसी तरीके से वो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो अपने पोजीशन में ले लिया हो, या तो बाय फोर्सली लिया हो या तो कुछ फ्रॉड करके ले लिया हो। तो इस केस में हम सेकेंडरी एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इतना तक नोट डाउन कर लो। अब पॉइंट फोर, अब फोर्थ पॉइंट में आ जाओ। फोर्थ पॉइंट क्या है, और ये जो लिखवा रहे हैं ये वेयर एक्ट में लिखा हुआ है, वेयर एक्ट में ये ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, बट इसको ये छोटा छोटा करके ये लिखवा रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट नोट टाइप में, ताकि आप पढ़ो, इसको देखो तो वो आपके दिमाग में आ जाए। फोर्थ पार्टी, सॉरी फोर्थ पॉइंट, एडवर्स पार्टी और एजेंट या तो ये भी हो सकता है कि जो एडवर्स पार्टी है या फिर उसका जो एजेंट है वो ये चीज को एक्सेप्ट कर ले, जो सेकेंडरी एविडेंस दिया जा रहा है उस चीज को वो एक्सेप्ट कर ले। तो इसका तीन कंडीशन हो। फर्स्ट ये हो सकता है कि जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है हमारा वो ऑलरेडी कोर्ट में जा चुका हो, या फिर वो ऑलरेडी कोर्ट में जो कहते हैं ना कि पेश हो गया है, ये हो सकता है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा ये हो सकता है या तो वो जो ओरिजिनल है वो लॉस्ट हो गया है। थर्ड पॉइंट, थर्ड ये भी हो सकता है, थर्ड ये होगा कि जिसके पोजीशन में वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो या तो आउट ऑफ इंडिया हो, या तो फिर वो मिल नहीं रहा हो, या फिर हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में भी कर सकते हैं, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर सकते।
थर्ड पॉइंट लिखो, पर्सन इन पोजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज आउट ऑफ रीच। जो पर्सन के पास डॉक्यूमेंट है उसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा हो, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, हम सेकेंडरी डॉक्यूमेंट को, सेकेंडरी एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्शन 64 हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब सेक्शन 65, सेक्शन 65 में क्या कह रहे हैं, सेक्शन 65 proof of signature and handwriting person alleged to have signed or written सेक्शन 65 में वेयर एक्ट का लैंग्वेज देखो, इसमें क्या लिखा है, if a document is alleged to be signed or to have been written wholly or in part by any person, the signature or the handwriting of so much of the document as is alleged to be in that person's handwriting must be proved to be in his handwriting। मान लो ए और बी, अब मान लो ये कोई डॉक्यूमेंट है, इसमें या तो पूरा ही ए ने लिखा हो या हाफ पार्ट, जो हाफ पार्ट है वो ए लिखा हो। तो इस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे कि ये जो हाफ पार्ट है या ये डॉक्यूमेंट है या तो पूरा ही ए लिखा है या ये हाफ ए लिखा है। तो इसको पढ़े थे ना जब हम लोग ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट पढ़ रहे थे, एक्सपर्ट का ओपिनियन जब पढ़ रहे थे, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्सपर्ट ही आएगा, हैंड राइटिंग को पहचानने के लिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई एक्सपर्ट ही आएगा। तो यहाँ पे क्या एक को ये प्रूव करना होगा, हाँ ये होली या पार्टली एक किसी का लिखा हुआ है, या फिर अगर ये एलेक्ट कर रहा है कि नहीं ये बी का है तो इसको प्रूव करना होगा कि हाँ ये बी का है। तो ये प्रूव किसी भी तरीके से कर सकता है, या तो ये कोई इसका प्रीवियस हैंड राइटिंग दिखाएगा या तो कोई एक सिग्नेचर दिखाएगा कि बी इस तरीके से सिग्नेचर करता है, तो इसके बिहाफ पे आप हैंड राइटिंग को मैच कर लो।
अब है सेक्शन 66। सेक्शन 66 prove as to electronic signature। तो ये 1 लाइन है, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको ये पढ़कर ही समझ में आ जाएगा। वैसे देख लो। Pure electronic signature signature unless अब मान लो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को लेकर कोई कुछ अगर मतलब आ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जो सर्टिफाइड अथॉरिटी होता है, जो सर्टिफाइड अथॉरिटी होता है वो क्या करेगा, वो वेरीफाई करेगा। तो वो वेरीफाई कैसे करेगा? जो सब्सक्राइबर होता है उसके पास एक, सॉरी, जो सर्टिफाइड अथॉरिटी होता है उसके पास एक उसका डिजिटल कॉपी होता है, तो वो उसको देखकर उसको वेरीफाई करेगा। इसमें अंडरलाइन कर लेना कुछ पॉइंट्स को। पहले तो करना सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एनी सब्सक्राइबर इज alleged to have been affixed to an electronic record. Electronic signature of the subscriber must be proved. तो ये सब जो है एक लाइन दो लाइन का, ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। जब वेयर एक्ट आप खोलोगे, वेयर एक्ट का जब लैंग्वेज आप एक दो बार पढ़ोगे, उसको रीड करोगे अच्छे से, तो वो समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। अब आ जाओ सेक्शन 67। सेक्शन 67 कहता है
proof of execution of document for इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि वो डॉक्यूमेंट है जिसका एग्जीक्यूशन हुआ है, एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो जब एग्जीक्यूशन होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें दो विटनेस होता है, एक विटनेस नंबर 1, विटनेस नंबर 2, और यहाँ पे दोनों विटनेस का सिग्नेचर होता है। और यहाँ पे जो होता है ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये जो विटनेस होता है ना, इसको बुलाते हैं जब इसका सिग्नेचर यहाँ पे होता है किसी का भी, तो उस विटनेस को कोर्ट में बुलाते हैं और उससे ये कुछ सवाल पूछते हैं। उनको बुलाकर पूछा जाता है कि ये जो सिग्नेचर किए हैं क्या ये सिग्नेचर आपका ही है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे ये वेरीफाई करता है। और ये जो अटेस्टेड है ये हमारा टीपीए में, इसको जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या लिखा है, इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाई law to be attested, it shall not be used as evidence until one attesting witness at least has been called for the purpose of proving the execution। ये जो एग्जीक्यूशन होता है ना, इसको इसके लिए एक विटनेस को बुलाया जाता है। इस एग्जीक्यूशन को प्रूफ मतलब इसका प्रूफ के लिए इस विटनेस को बुलाया जाता है। फिर है इफ देयर be an attesting witness alive and subject to the process of the court and capable of giving evidence। अब मान लो विटनेस का डेथ हो गया, विटनेस का डेथ हो गया हो तो वो नहीं आएगा। तो ये जो सिग्नेचर किया है इसका सिग्नेचर कहीं और होगा, कहीं कुछ रिटन में ये लिखा होगा, कोई डॉक्यूमेंट रिटन में लिखा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, जो ये डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा हो तो यहाँ से प्रूव किया जाएगा कि हाँ ये सिग्नेचर विटनेस नंबर 1 का है। और मान लो कि वो विटनेस अभी, ये विटनेस जिंदा है और ये कैपेबल है कि ये कोर्ट में जाकर ये गवाही दे सकता है या विटनेस दे सकता है, तो फिर ये जाएगा। और अगर हाँ जैसे मान लो कि अब उसका डेथ हो चुका है, तो वो तो पहला तरीका हुआ कि वो कोई डॉक्यूमेंट बनाया होगा या कहीं पे कुछ रिटन में लिखा होगा, ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये देखा जाएगा कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट से ये रजिस्टर्ड है या नहीं। सेकंड, इंडियन
रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 इससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब आ जाओ सेक्शन 68। सेक्शन 68 क्या कहता है? प्रूव देयर नो टेस्टिंग विटनेस फाउंड। अब इस केस में क्या करें? सेक्शन 68 कहता है कि मान लो जो अटेस्टिंग विटनेस है वो नहीं मिल रहा है, वो या तो मिल नहीं रहा है, सेकंड ये हो सकता है कि उसका डेथ हो गया। तो इसमें क्या करेंगे? तो कोई एक विटनेस को बुलाएंगे जो उसको अटेस्ट किया हो, जैसे इसे प्रीवियस वाले में बताए थे कि जो कोई मतलब उसको अटेस्ट किया होगा उसका जो सिग्नेचर है वो मैच किया जाएगा, सिग्नेचर मैच करवाया जाएगा इसका, इससे पता लगेगा। क्योंकि अगर डेथ हुआ है इसका तो ये इससे डेथ से पहले ये कुछ तो मतलब लिखा होगा हैंड राइट, मतलब इसका रिटन फॉर्म में कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा या वही सिग्नेचर होगा, तो उस चीज से मैच करेंगे जब अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिलता है तब। और जो अटेस्ट किया, अब आ जाओ सेक्शन 69। सेक्शन 69 70 71 ये सब वन लाइनर है, इसको आप एक लाइन में पढ़ोगे तो वो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। सेक्शन 69 एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाई पार्टी अटेस्टेड। एडमिशन, एडमिशन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना। ये चीज, ये एक्सेप्ट करना है, ये एक्सेप्ट कर ले। अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो इतना ही सफिशिएंट होता है प्रूफ के लिए। जैसे इसमें लिखा भी है द एडमिशन ऑफ अ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution as against him, though it be a document required by law to be attested. Section 70 क्या है? Proof when attesting witness deny execution. Section 70 proof when attesting witness execution
इसमें अंडरलाइन करने का है, एक दो वर्ड्स उसको अंडरलाइन करो। इफ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाई or does not recollect the execution of the document. It's proved by other evidence. अब मान लो कोई एक व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि हाँ अटेस्ट तो किए हैं बट याद नहीं है, या फिर वो विटनेस जो है डिनाई कर दे, या तो वो मना कर देता है या तो वो रिकॉल नहीं कर पाता है कि हाँ ये एग्जीक्यूशन हुआ था या नहीं हुआ था, अटेस्टेड विटनेस थे या नहीं थे, तो इसको किस तरीके से प्रूव किया जाएगा? इट्स एग्जीक्यूशन में बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस, तो इसको कोई दूसरा एविडेंस से प्रूव किया जाएगा। तो इसमें अंडरलाइन कर लो, the attesting witness denied or does not recall the execution of the document. Its execution may be proved by other evidence. अब आ जाओ हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट पे। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है? और ये जो सेक्शन 72 और 73 है उसको आप लोग एक बार खुद से रीड करना। इसका हेडिंग डाल लो पब्लिक डॉक्यूमेंट। सेक्शन 74 डील करता है पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो सेक्शन समझने से पहले एक दो लाइन इसका कुछ मतलब तो इसका इंट्रोडक्शन देखिए। पहले तो ये समझो डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? डॉक्यूमेंट कोई फिजिकल कॉपी हो सकता है, फिजिकल फिजिकल कॉपीज हो सकता है, या तो वो रिटन फॉर्म में हो सकता है, लिथोग्राफी हो सकता है, पेपर हो सकता है, ये सब क्या, ये सब हमारा डॉक्यूमेंट है।
अब समझो पब्लिक डॉक्यूमेंट, पहले पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है उसके बारे में पूछिए। पब्लिक डॉक्यूमेंट, नोट डाउन करते जाना। When the document, the document is made by the public officer in charge of, पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, जो पब्लिक ऑफिसर बनाता है, जो पब्लिक ऑफिसर बनाता है। ये एक पॉइंट हो गया इसका, इसका सेकंड पॉइंट लिख लेना। नोट्स आपको मिल जाएगा, लिख पा रहे हो तो नोट्स मिल जाएगा। वैसे जितना हो सके खुद से नोट्स बनाओ, बाकी हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसी का सेकंड पॉइंट यहाँ पर, एनी डॉक्यूमेंट, ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट में डेफिनेशन, एनी डॉक्यूमेंट which is purpose अब मान लो कोई पब्लिक ऑफिसर है, ये पब्लिक ऑफिसर कोई डॉक्यूमेंट को रिलीज करता है। पब्लिक ऑफिसर बोलो या पब्लिक सर्वेंट बोलो, जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी, मतलब जब वो ड्यूटी कर रहा है, तब अगर वो कोई डॉक्यूमेंट को रिलीज करता है, कोई डॉक्यूमेंट को रिलीज कर रहा है, तो वो क्या है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाता है। और पब्लिक डॉक्यूमेंट वो होता है जो कि आप, जो आम पब्लिक उसको निकलवा सकते हैं, या तो फिर वो कुछ पैसे देकर निकलवाए, वो पूरे पब्लिक के लिए होता है, जो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें अगर एक लाइन और ऐड करना चाहते हो तो अलग से एक पॉइंट ऐड करो। पब्लिक डॉक्यूमेंट is accessible to public। अब मान लो कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट को, पब्लिक, अगर मान लो ये कोई एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अब अगर इसको प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए कौन सा एविडेंस देंगे।
तो इसको प्रूव करेंगे, प्रूव प्रूव सेकेंडरी एविडेंस। पब्लिक डॉक्यूमेंट को अगर हमें प्रूफ करना होता है तो उसको प्रूफ करने के लिए सेकेंडरी एविडेंस देते हैं। अब सेकेंडरी एविडेंस जो होगा वो पब्लिक ऑफिसर से सर्टिफाइड होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड, ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए जो दे रहे हैं ना, तो ये सर्टिफाई होना चाहिए। किससे सर्टिफाई होना चाहिए? बाय पब्लिक ऑफिसर। बाकी बेयर एक्ट में ये पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है कि आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आएगा और प्राइवेट डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या आएगा। तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर दिया है ना, डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट और रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट। सेकेंड दिया है ऑफ द सोवरेन अथॉरिटी, देन ऑफिशियल बॉडी एंड ट्रिब्यूनल। थर्ड है हमारा पब्लिक ऑफिसर्स लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया और ऑफ अ फॉरेन कंट्री। तो देखो यहाँ पे जो सोवरेन अथॉरिटी दिया है, क्या है ये सोवरेन अथॉरिटी? देखो इसका फर्स्ट पॉइंट, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, एक्ट एक्ट और रिकॉर्ड ऑफ सोवरेन अथॉरिटी। क्या है सोवरेन अथॉरिटी? द अथॉरिटी which can take one's decision सेक्शन 74। सेक्शन 74 से यहाँ से कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही तक, थैंक यू। और अगर आपको ये क्लासेस अच्छा लग रहा हो और अगर आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं हमारे जुडिशियल लॉ क्लासेस से, तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी 3 क्लासेस चल रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा जब आप इनरोलमेंट के लिए जब आप कॉल करोगे। और बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सुष्मिता ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा नोट्स मिलेगा। लेक्चर 1 से 10 तक नोट्स सारे मिलेंगे। अगर आपको वो सेक्शन वाइज चाहिए तो सेक्शन वाइज मिलेगा, और अगर लेक्चर वाइज चाहिए तो वो लेक्चर वाइज भी वहां पे अवेलेबल है। थैंक यू।